नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल कॉमर्स नेट पर। हम कर रहे हैं लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, जो कि एनटीए नेट, एनटीए, यूजीसी नेट दिसंबर 2020 जो कि आपका एग्जाम होने वाला है मई में, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली इससे पहले मैं दो टॉपिक करा चुका हूं इसके। एक करा चुके हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और दूसरा कौन सा करा चुके हैं, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। नॉर्मली अब जो लेके आया हूँ काफी इंपॉर्टेंट भी है, पेपर में पूछा जाता भी है। हम पॉइंट टू पॉइंट करेंगे, ऐसा नहीं कि बहुत कुछ करें या फिर सारा ही कवर अप कर लें, क्योंकि हमें पता है टाइम लिमिटेड है और हमें यूजीसी नेट को एग्जाम क्वालिफाइड करना है। कोई उस पर थीसिस या फिर रिपोर्ट नहीं लिखनी है। हमें सिर्फ क्या करना है, हमें करना है एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाइड करना है, जो कि दिसंबर 2020 है। तो नॉर्मली कैसे होगा कवर अप, देखिए नॉर्मली जहां तक मैं जो क्लास कवर अप करने वाला हूं, तो नॉर्मली दो क्लासों के अंदर आपका दो क्लास में कवर अप हो जाएगा। लंबी लंबी क्लासें होंगी, हो सकता है 1 आवर से ऊपर भी जाए। क्यों कराएंगे नॉर्मली, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा कवर अप करना है। क्लास थोड़ी लेट हो रही है, कुछ पर्सनल इशू क्रिएट हो रहे हैं। अब क्या है ना कि एक टीचर की कुछ पर्सनल लाइफ भी होती है, और उस पर्सनल लाइफ का इम्पैक्ट उसके वर्क पे हमेशा पड़ता है। अब मैं पर्सनल चीजें तो आपसे डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन हाँ बहुत सारी इशू कुछ क्रिएट हो चुके हैं, जिससे बहुत सारी डिस्टरबेंस क्रिएट हो गई थी बीच में। और अभी भी कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट है, और मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ उससे निकलने के लिए, और साथ में बीच में टाइम निकाल के आपके लिए भी लेक्चर प्रिपेयर कर रहा हूँ। मानता हूँ कि आपका फॉल्ट नहीं है भाई, ड्यूटी तो मेरी है, मुझे करनी है। ऑफकोर्स मुझे पढ़ाना है आप लोगों को, लेकिन थोड़ा सा, बस थोड़ा सा कोशिश यही है कि इन सब चीज़ों से निकलूँ मैं जल्दी से जल्दी। और फिर कंटिन्यू लेक्चर प्लानिंग है कि भाई आज से स्टार्ट होगा। और आज से नहीं, कल संडे से आपको डेली पेपर नंबर वन जो है हमारा, उसके आपको एमसीक्यू मिलेंगे। कौन से मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर के। प्रीवियस ईयर पेपर के एमसीक्यू मिलने वाले हैं, जो कि किस पे मिलेंगे, जो हमारे यूट्यूब चैनल है उस पे मिलने वाले हैं। वो क्या है, पब्लिकली अवेलेबल रहेंगे। पब्लिकली कोई भी देख सकता है उसे। ऐसा नहीं है कि भाई पेड स्टूडेंट है वही उसे देख पाएंगे, क्योंकि एमसीक्यू है तो ऑफकोर्स सबके लिए अवेलेबल रहेंगे। हाँ, सिर्फ एमसीक्यू है प्रीवियस ईयर पेपर के। माना कि हमने भी क्लास स्टार्ट नहीं करी है पेपर नंबर वन की, लेकिन पेपर नंबर की क्लास पे हम बहुत ही जल्द, यानी कि हो सकता है कि आने वाले जो 10th फेब है हम उससे स्टार्ट कर दें नॉर्मली। और टारगेट वही रहेगा कि कंटिन्यूसली डेली क्लास होगी, फिर एक मॉर्निंग क्लास आएगी आपको मॉर्निंग में, और एक आएगी आपको इवनिंग में। हम इस तरह से कवर अप कराने वाले हैं। टारगेट वही है कि भाई जो मार्च आ रहा है, मार्च 2021, उससे पहले 21 कर देते हैं इसे हम। मार्च 2021 आ रहा है, उससे पहले हम क्लास कवर अप कर लें। इसका रीजन है पेपर नंबर वन एंड पेपर नंबर टू बोथ क्या है, हम लोग कवर अप कर लेंगे मार्च से पहले ही। सिंपल सा है, जो रीजन है उसका ये है कि भाई जो अप्रैल चला जाएगा वो सिर्फ रिवीजन में चला जाएगा आप लोग का। और जो मई है, मई आपको पता ही है भाई, जो डेट अनाउंस हो गई है कि भाई मई 2021 में आपका एग्जाम स्टार्ट है। टारगेट रहेगा जेआरएफ का, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, कि भाई जितने भी स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं सबका जेआरएफ कवर अप हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए भी। तो जैसा टॉपिक है पहले एक बार क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही मैसअप हो गया है इस स्क्रीन पर। चलिए, नॉर्मली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं उसकी बात करते हैं कि नेगोशिएबल। अब नेगोशिएबल वर्ड कहाँ से आया, आपको देखिए नेगोशिएट करते हैं ना, नेगोशिएट मतलब क्या करते हैं, आपने सुना होगा कि भाई साहब कुछ नेगोशिएट कर लो, कम ज्यादा कर लो। तो वही नेगोशिएबल, यानी कि जो क्या है नेगोशिएट हो सके, वो कहलाते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। आप देख सकते हैं, जो मैंने आपके सामने एग्जाम्पल रखा है बहुत ही पुराना है ये। डेट आपको दिखेगी, क्योंकि दिखा देता हूँ मैं आपको, पब्लिकली अवेलेबल है इसलिए दिखा देता हूँ। देखिए ये जो बना हुआ है कब का, देखिए 1972 के अराउंड का, इसमें 72 लिखा हुआ है, इतना पुराना है हम लोगों का। ये लिखा भी नॉर्मली क्या है, 6 आना, यानी कि 6 आना, जो उस टाइम पे आता है 1 रुपये 12 आना, तो उस टाइम का है ये। ठीक है, इतना पुराना है। और कोशिश करते हैं करने की, जब आज
कवर अप करने की कोशिश करूंगा, और जो बचेगा रिमेनिंग पार्ट हम कल कवर अप कर लेंगे। 2 क्लासों में कवर अप हो जाएगा। अब सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले एक चीज दिखाता हूँ आपको। देखिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, कब बना। ये बना है आपका 1981 में। आज का क्या चल रहा है, 2021, फैब 2021 चल रहा है। अब देखिए कि करीब, अब खुद देखिए पहले, इससे पहले करीब 19 साल तो ये हो गए, 21 ये हो गए, यानी 40 साल तो ये, और 20 के 100 साल, यानी कि करीब 140 ईयर के अराउंड हो चुके हैं। मैंने माना, एज्यूम करा कि 140 के साल के अराउंड हो चुके हैं, और 140 सालों में आज तक इसमें कोई चेंजेस नहीं आया है। बीच में कुछ अमेंडमेंट हुए हैं, जो 2018 में अमेंडमेंट हुए, तो जैसे ही लेक्चर खत्म होंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, अमेंडमेंट के ऊपर एक वीडियो है जो कि मुझ पे लिखी हुई है, वो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। पहले से बना रखी है मैंने, ऐसा नहीं बनाने पड़ेगी, क्योंकि अमेंडमेंट थे तो मैंने लास्ट जो सेशन था उसमें भी वो स्पेशल वीडियो बना रखी थी, तो वही वीडियो आपको अवेलेबल रहेगी। नॉर्मली स्पेशल अमेंडमेंट है, करीब 5 to 10 अमेंडमेंट हुए हैं पिछले 140 सालों में। 140 ईयर में सिर्फ कितने 5 to 10 अमेंडमेंट हुए हैं। तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है, और जो कितना वैल्यूएबल है ये, जो अब तक ये चल रहा है, कोई अमेंडमेंट नहीं आया। देखिए अब स्टार्ट करते हैं, नॉर्मली इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि भाई कब आया, तो इंट्रोडक्शन दे रखा है इन्होंने। द एक्ट केम इनटू फोर्स इन 1 मार्च 1881। कब आया था, 1881 में आया था, यानी जिस टाइम पे हमारे एंसेस्टर रहे होंगे, दादा परदादा रहे होंगे, ठीक है। तो 1981 यानी कि जब महात्मा गांधी इंडिया आए थे उससे पहले ही, ठीक है। पता है ना महात्मा गांधी 1981 में, वो 1981 बोल रहा हूँ, कितने में आए थे, 2005, कहाँ गया, 1903 में दोबारा इंडिया में आए थे, उसके बाद 1905 में भी इंडिया में रिटर्न हुए हैं, ठीक है। फिर 1916 में भी एक बार आए थे, और फिर इन्होंने चालू कर दिया था। चलो हिस्ट्री का पोर्शन है, क्या बताने लग गया मैं आपको, हम वापिस करते हैं उसमें। 1881 में क्या हुआ था हमारा, इंट्रोडक्शन हुआ था, जिसमें क्या आया था, हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आया था। अब आप पूछेंगे होता क्या है, तो देखिए अलग से डिफाइन कर रखा है, मैं हाईलाइटर ले लेता हूँ, लिखा भी देखिए। द वर्ड नेगोशिएशन, अभी पूछो भाई नेगोशिएबल क्या होता है, इसका मीन्स होता है पैसिबल एंड इजिली डिलीवरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। नॉर्मली मतलब अगर आपसे पूछे तो क्या है भाई, सिंपल सा बोल रहा है कि नेगोशिएबल का मतलब क्या होता है, जो क्या हो, पासेबल हो, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे पास हो सके, कैसे, इजिली हो सके, या फिर डिलीवर किया जा सके, किससे, एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे, यानी कि ए से बी पे जो इजिली ट्रांसफर हो जाए उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं नेगोशिएबल, ठीक है। मीनिंग है, क्लियर है, सिंपल सी बात है, दोबारा रिपीट कर देता हूं कि भाई नेगोशिएबल का मीनिंग क्या होता है, कि मान लो जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डिलीवर हो सके वो कहलाता है नेगोशिएबल कहलाता है। जैसे ए से बी पे गया या फिर बी से ए पे गया, तो ये क्या है, नेगोशिएबल होता है हमारा। क्लियर है, सिंपल था, सिंपल सी लैंग्वेज है, कोई टफ नहीं है, और ना ही कोई ऐसी फिजिक्स है जो समझ में ना आए आपको, काफी इजिली है, ठीक है। अब अगले पोर्शन पे आते हैं। देखिए अगला क्या बोला है इसने, इसने बोला है इंस्ट्रूमेंट का मीन। देखिए नाम क्या था, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब नेगोशिएबल तो ये हो गया, हम इंस्ट्रूमेंट की बात करें, मींस ए रिटन डॉक्यूमेंट। क्या है, रिटन डॉक्यूमेंट क्या कहलाते हैं हमारे, इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। विद क्रिएट ए राइट इन फेवर ऑफ सम पर्सन। नॉर्मली क्या करता है, क्रिएट ए राइट इन फेवर ऑफ, नॉर्मली क्या किसी फेवर पे लिखा जाता है, ठीक है, ऑफ सम पर्सन, नॉर्मली किसी व्यक्ति द्वारा किसी पर्सन के लिए ही लिखा जाता है, और क्या कहलाता है, वो कहलाता है इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। जैसे आपने देखा म्यूजिक सुना है ना, म्यूजिक होता है, गाने सुनते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं, नेगोशिएबल, यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। अब म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट क्या करते हैं, इजिली आप देखते हैं जब बजाते हैं हम, जैसे नॉर्मली आप कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, जैसे ड्रम मान लीजिए, गिटार बजा लीजिए, गिटार जब बजाते हैं तो क्या होता है, इजिली पॉसिबल होती है ना, कि वो म्यूजिक है वो दूसरे लोग भी सुनते हैं उसे, ठीक है। तो उसी तरह से इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट जो क्या है, एक व्यक्ति के फेवर में लिखा जाता है, एक व्यक्ति लिखता है दूसरे के लिए, वो क्या कहलाता है, इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। अब कोई पूछे भाई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, तो क्या आम सी भाषा में समझिए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है, यानी कि कोई भी ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट जो क्या है, लिखा गया है किसी व्यक्ति के फेवर में, और वो उस रिटन डॉक्यूमेंट को आप इजिली क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, वो क्या कहलाता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। सिंपल है, मुश्किल नहीं था, कोई फिजिक्स नहीं है, बेसिक टर्म है। अगर
अगर आप लोगों को समझ में आ गए क्लियर तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। फिर भी नहीं आया तो पहले क्या करेंगे, आप एक बार वीडियो को रिपीट करके देखना, नहीं आता तो ऑफकोर्स आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। देखिए आगे लिखा है इट इज इजी नेगोशिएबली, नेगोशिएबिलिटी मीन्स क्या है, जो इजीली नेगोशिएबल हो जाए वही कहलाता है हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। अब देखो अब सेक्शन 13 है ना, इसने डिफाइन करा है, क्या डिफाइन करा है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन से प्रोमिसरी नोट क्या क्या आता है। सबसे पहले इसने क्या बोला कि भाई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आता क्या क्या है। तो पहले कौन कौन आता है, देखो प्रोमिसरी नोट आता है, कौन आता है, प्रोमिसरी नोट आता है, फिर बिल ऑफ एक्सचेंज आता है और चेक, चेक आते हैं ना आप। अब देखिए इनमें से चेक इकलौता ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो क्या है, आप सबने ही सुना है इसके बारे में, सुना है ना, आप सबके पास होगा, बैंक में अकाउंट होगा तो आप लिखेगा भी होगा, अकाउंट बनाते हैं ना बैंक में, अकाउंट के साथ ही आपको चेक इशू होते हैं, तो वही वाला चेक है। आपने देखा चेक जब होता है तो इधर पर्सन का नाम लिखा हो जाता है, इधर मान लीजिए पवन नाम है मेरा तो पवन कुमार ऐसे लिखते हैं, ठीक है, इधर अमाउंट लिखते हैं, ठीक है, जो भी मान लो 500 रुपीज लिख दिया, इधर ही सिग्नेचर होंगे आपके, ठीक है, जो भी आप सिग्नेचर जैसा भी करते हो, डेट आएगी ऊपर, ही डेट का कॉलम होता है, इधर लिखेंगे 500 रुपीज, 100 रुपीज ओनली, ऐसे लिखते हैं। तो नॉर्मली क्या है कि इधर आप क्रॉस करा तो अकाउंट में डायरेक्ट आएगा, अगर क्रॉस नहीं करा तो क्या है, फिर मैं इसे कैश करा सकता हूँ। तो आप देखेंगे जो आपने चेक लिखा है उस चेक में भी क्या होता है, देखिए नाम लिखा है ना पवन कुमार, तो ये नाम है, मैं हाईलाइट करूंगा, हाईलाइटर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। अरे यार चल जा, चलिए ये वाला, काम ही नहीं कर रहा, चलो ये कर लेते हैं, कलर चेंज इसका कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए आपने हाईलाइट करा नाम लिखा पवन कुमार, तो ये क्या है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो रहा है ना, जैसे मान लीजिए राम है, राम ने एक चेक साइन करके मुझे दिया पवन कुमार को, तो क्या है भाई एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है, रिटर्न में लिखा ना, आपने लिख के दिया ना नाम पवन कुमार 500 रुपीज, फिर आपने रिटर्न में सॉरी वर्ड्स में भी लिख के दिया, सिग्नेचर डाली, डेट डाली, ये सब चीजें उसमें फीचर्स होते हैं, मेन मेंशन करा आपने, आपने खुद रिटर्न करके आपने मुझे ट्रांसफर करा, तो ये भी क्या है, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही कहलाता है। क्लियर है, सिंपल था। अब क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करते हैं, प्रॉमिसरी नोट, पेबल एदर टू ऑर्डर और टू बी बेयरर, नॉर्मली क्या है कि भाई किसी ऑर्डर पे पेबल एदर और टू ऑर्डर टू बी बेयरर, नॉर्मली क्या है कि आप किसी ऑर्डर पे भी लिख सकते हैं और पेमेंट करने के लिए भी आप लिख सकते हैं। क्लियर है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट था। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आगे, हम एक एक करके पढ़ेंगे, तीनों ही एक एक करके डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बेसिक सा जो टारगेट रहेगा वो ही रहेगा कि भाई हम आज क्या करें, प्रॉमिसरी नोट या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज कंप्लीट दोनों ही कर लें, नहीं होता तो हम एक एक करके करेंगे, ठीक है। अब प्रॉमिसरी नोट की बात करते हैं, देखिए प्रॉमिसरी नोट है ये क्या है, प्रॉमिसरी नोट है, कलर जो है ना ब्लैक पेज पे तो बड़ा अच्छा लगता था वो वाला, ब्लैक वाले इस्तेमाल करेंगे, काफी अच्छा है ना, ठीक है। प्रॉमिसरी नोट क्या है, सेक्शन 4 बताता है, ए प्रॉमिसरी, हाईलाइटर चल जाए, अब ठीक है। ए प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, देखो लिखा है ना राइटिंग, क्या है राइटिंग में, ठीक है, लिखा है ए प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, आगे कंटेनिंग एन अनकंडीशनल, क्या है अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, फिर साथ में क्या लिखा है, साइन बाई, सिग्नेचर हो रहा है, साइन बाई किसके द्वारा, मेकर, साइन बाई मेकर, यानी कि मेकर के द्वारा क्या गया है, साइन किया गया है। क्लियर है, साइन बाई मेकर, टू पे सर्टेन सम ऑफ, क्या कर रहा है, सर्टेन सम ऑफ मनी, ठीक है, यानी क्या कर रहा है, पे कर रहा है सर्टेन सम ऑफ मनी, किसके, ओनली टू, ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ ए सर्टेन पर्सन, किसके द्वारा, एक सर्टेन व्यक्ति के द्वारा, एक सर्टेन व्यक्ति को ही लिखा गया है, और टू बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, तो ये क्या कहलाता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। देखिए कुछ वर्ड मैंने हाईलाइट करते हैं, अब मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए एक प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, नॉर्मली प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है,
हम राइटिंग भी लिखते हैं, अभी मैंने आपको चेक बताया, क्लियर है। आगे कंटेन एंड अनकंडीशनली अंडरटेकिंग। अनकंडीशनली अंडरटेकिंग क्यों कहते हैं? देखो कोई कंडीशन नहीं होती, जहां पे कंडीशन नहीं है उसे क्या कहते हैं? अनकंडीशनल। कोई मतलब ये अनकंडीशनल है, कोई कंडीशन नहीं है, क्लियर है, कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं लिखी हुई। सिग्नेचर होते हैं, ऑफकोर्स साइन करते हैं, मैंने आपको बताया ना। जैसे ये आप नीचे एग्जांपल देखिए, ये क्या है? ये है प्रॉमिसरी नोट। तो आप देखेंगे यहाँ पर, इधर हाईलाइट कर देता हूं हाइलाइटर से, ये रहा हाइलाइटर, येलो वाला लेंगे ताकि आपको क्लियर रहे, ठीक है। हाइलाइटर देख लो इधर, देखिए ये, अच्छा पिक्चर पे काम नहीं कर रहा, ठीक है, पिक्चर पे काम नहीं कर रहा तो येलो कलर इस्तेमाल कर लेते हैं। देखिए इधर ना आपको, इधर ये पोर्शन जो है, इधर आपको सिग्नेचर मिलेंगे। क्या मिलेगा? सिग्नेचर उसने करा है। जब भी आप चेक साइन करते हैं तो आप देखेंगे इधर आप साइन करते हैं, ठीक है, साइन बाय द मेकर, यानी कि जिसने लिखा है आप करते हैं ना, जैसे चेक साइन करते हैं ऐसे लिखते हैं, नाम लिखते हैं पवन कुमार, फिर द सिग्नेचर मारते हैं, द अमाउंट लिखते हैं, तो ऐसे ही सिग्नेचर जिसने पूरा भरा है लिखा है उसे वही सिग्नेचर करता है, ठीक है, क्लियर है। टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी, ऑफकोर्स कुछ पेमेंट करने के लिए ही तो होता है, अगर बिना पेमेंट के चेक का क्या फायदा। आप देखिए चेक पे ये तो नहीं लिखेंगे ना कि भाई यहाँ पे लिखना है 5000, मान लो अमाउंट लिखना है आपको 5000 रुपए का अमाउंट लिखना है, कितना लिखना है? देखो लिखा है ना 5000 रुपीज लिखना है, उसके बदले आपने क्या लिख दिया? आपने लिख दिया 2 kg 2 kg राइस। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि भाई 2 किलो चावल के लिए मैं एक प्रॉमिसरी नोट लिख रहा हूं, नहीं होता। हमेशा क्या होगा? वहां पर अमाउंट ही लिखा जाता है। इसलिए टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी, यानी कुछ अमाउंट पे कर रहे हैं, ओनली टू, यानी किसके द्वारा? टू द ऑर्डर ऑफ ए सर्टेन पर्सन टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। बेयरर कौन होता है? बियरर कौन होता है? वो पर्सन जिसके पास ये प्रोमिसरी नोट है। इधर का 20,000 रुपीज का है ये नॉर्मली, जिसके पास भी नोट होगा, यानी कि जो बियरर जो होगा, बियरर माने वो व्यक्ति जिसने उसे बियर कर रखा है, ठीक है, कहते हैं ना कपड़े पहनना, वही वाला, उसी तरह से इसे कैरी करना है, जिसके पास भी है तो वो कहलाता है, वही प्रॉमिसरी नोट कहते हैं। क्लियर डेफिनेशन है, सिंपल सा है। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो लिखा गया है, किस लिए? उसके लिखने पे कोई कंडीशन नहीं है, सिग्नेचर किए गए हैं जिसने उसे लिखा, उसके बाद क्यों लिखा गया है? क्योंकि कुछ अमाउंट पे करना है। किसे पे करेंगे? इधर लिखा है ना ओनली टू, किसे पे करेंगे बेटा? उसे पे करेंगे जिसने इसे बियर करा है। क्या कर रखा है? बियर कर रखा है। क्लियर है? सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है प्रॉमिसरी नोट की, कुछ मुश्किल नहीं है, समझने में आ गया होगा आप लोगों के। फिर भी किसी को कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा आपको। एक बार वीडियो दोबारा रिपीट करके देख लेना, फिर भी ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब प्रॉमिसरी नोट के बारे में पढ़ेंगे ना, डिटेल में जानते हैं कुछ ना कुछ इसके बारे में। कुछ फीचर्स है, फीचर्स यानी क्वालिटी होती है, आप में भी कुछ फीचर्स रहे होंगे। जैसे आप लोग पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, कुछ लोग दिखने में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग मसल्स मैन होते हैं, मतलब मसल्स अच्छी होती हैं कुछ की, कुछ लोग बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग काफी साई होते हैं लेकिन इंट्रोवर्ट होते हैं, ठीक है, कुछ लोग गोल अचीवर होते हैं। तो क्वालिटी कहीं ना कहीं होती है सब में। तो वही इसी तरह से जब हम में क्वालिटी है तो भाई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी तो में भी तो होगी क्वालिटी, जिसे प्रॉमिसरी नोट कहते हैं। सबसे पहले क्या है? प्रॉमिसरी नोट इज एन अनकंडीशनल। क्या है भाई? कोई कंडीशन नहीं है, कंडीशन फ्री है ये। कंडीशन फ्री कैसे? आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था, क्या कंडीशन थी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में? देखिए जैसे क्या लिखा था कि भाई पहली कंडीशन क्या थी? पहली कंडीशन यही थी ना उसके अंदर, क्या कंडीशन थी बताइए? कि अनड्यू इन्फ्लुएंस ना हो, दबाव में आके नहीं लिखेंगे आप, कंडीशन थी ना उसकी, ठीक है। साउंड माइंड होना चाहिए, क्या होना चाहिए? साउंड माइंड, साउंड माइंड होना चाहिए। तो कुछ कंडीशन थी जो क्या है, किसमें? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है। क्लियर है? याद रहेगा, मुश्किल नहीं है, इजीली है। आगे, इट मस्ट बी रिटर्न, ऑफ कोर्स रिटर्न में है, हमने अभी पहले भी देखा, दोबारा दिखा देता हूं। देखिए लिखा हुआ है ना, इसने पूरी डिटेल में लिखा है, यहाँ पर भी स्टेट में लिखी हुई है, नीचे भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या रिटर्न में, इधर भी देखिए अमाउंट लिखा हुआ है, कब का लिखा है, डेट भी डाल रखी है इधर यहाँ पे, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है कि रिटर्न में होना चाहिए, ऑफकोर्स रिटर्न में है। कंटेन एंड एक्सप्रेस अंडरटेकिंग टू पे द स्पेसिफाइड अमाउंट, आपने देखा होगा जैसे ऊपर लिखा था 20,000, ठीक है। तो क्या स्पेसिफाइड अमाउंट है, दोबारा देख लीजिए, आपको नहीं दिखा होगा, देखिए यहाँ पर 20,000 रुपीज लिखे हैं ना। तो ये क्या है कि नॉर्मली डिटेल में शो हो रहे हैं, एक्सप्रेस हो रहा है अंडरटेकिंग टू पे द स्पेसिफिक अमाउंट, उस पर लिखा है। ऐसा नहीं है भाई कि सम ऑफ मनी, मैंने लिख दिया कि सम ऑफ मनी,
अब सम ऑफ मनी यानी कितना सम, कौन सा सम, हमें पता ही ना हो क्या बेनिफिट है, इसलिए क्या लिखा जाता है, वो नंबर, एग्जैक्ट नंबर लिखे हैं, एग्जैक्ट अमाउंट लिखा है, इसलिए कहते हैं स्पेसिफाइड अमाउंट कहते हैं उसे। क्लियर है ना, इजी था, सिंपल है, मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, इजी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेम ऑफ द पेई 13, ऑफकोर्स पेई का नाम है, मैंने लिखा कि भाई पवन कुमार, लिखा था चेक में, चेक की प्रॉमिसरी नोट में भी नाम लिखा है, शायद इसमें दिख जाए आपको, क्योंकि बहुत पुराना है तो क्लियर नहीं है, यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन नॉर्मली नाम लिखा जाता है किसके नाम से हम पे कर रहे हैं। ठीक है, आगे फिक्स्ड अमाउंट है, ऑफ कोर्स स्पेसिफाइड अमाउंट था, ऑफ कोर्स मेंशन कर रखा था, ऐसी फिक्स अमाउंट है, ऐसा नहीं है नंबर ऑफ मनी, सम ऑफ मनी, ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉपर्ली स्टैम्प, स्टैम्प लगती है, आप कहेंगे कहाँ लगती है, दिखा देता हूँ आपको, देखिए इधर देखिए, ये स्टैम्प लगी हुई है, देखिए एक स्टैम्प, दो स्टैम्प, और दिखाता हूँ आपको, तीन, और देखिए चार, ठीक है, और पांच स्टैम्प लगी है, विदाउट स्टैम्प नहीं है ये। क्लियर, कंटेन, कंटेन नंबर, डेट, सिग्नेचर, आपको नंबर भी होता है, डेट भी होती है, सिग्नेचर भी होते हैं। अब दिखा देता हूं आपको, देखो कहां गया हमारा नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट, ये रहा, देखिए यहाँ ही कहीं ऊपर, यहाँ कहीं, ये तो डेट है, देखिए इधर लिखी है डेट, ठीक है, इधर कर रखे हैं इन्होंने, इधर सिग्नेचर है, ठीक है, यहाँ पे इधर ये काफी मतलब ब्लर हो रहा है नॉर्मली, इधर आती है हमारी नंबर लिख के आता है, प्रॉमिसरी नोट का नंबर। नंबर आपको क्या होता है, आपको पता ही होगा, नॉर्मली आप नॉर्मल जब बिल कटवाते हैं ना, उस पर भी नंबर लिखा होता है, तो चेक पे भी नंबर मेंशन होता है, बिल पे भी ऐसी नंबर इधर लिखा होता है कि भाई कौन से नंबर का ये बिल ऑफ एक्सचेंज है। क्लियर है, नंबर है। तो ये क्या है, इसके फीचर्स हैं, दोबारा रिपीट करता हूँ, प्रॉमिसरी नोट होता है अनकंडीशनल, कोई कंडीशन नहीं है, रिटर्न में है, ये ऑफकोर्स रिटर्न में है, अंडरटेकिंग होती है, स्पेसिफाइड अमाउंट होता है, फिक्स अमाउंट है, किसी पर्सन का पेई जो होता है सर्टेन नाम होता है, पवन कुमार नाम है, ऐसा नहीं कि भाई कुछ भी लिख दे, फिक्स अमाउंट है 20,000 फिक्स अमाउंट था हमारा, प्रॉपरली स्टैंप लगी होती है, कंटेन नंबर भी होता है, डेट भी होती है, सिग्नेचर भी होते हैं, ये तीनों चीजें उस पर होती हैं। फीचर्स क्लियर हो गए, ठीक है, सिंपल था। अब पार्टीज पढ़ते हैं, पार्टीज कौन सी होती हैं। अब भाई पार्टीज कौन से, मतलब वो लोग जो क्या है प्रॉमिसरी नोट में अपना रोल प्ले करते हैं। पहले कौन होता है, मेकर, मेकर कौन है भाई, जो बना रहा है वो मेकर है। हु मेक द प्रोमिसरी नोट, कौन है, हु मेक द प्रोमिसरी नोट, वो कौन है, वो हमारा क्या कहलाता है, मेकर कहलाता है, यानी कि जो रिटर्न में जो लिखता है वो। क्लियर है, पेई, द पर्सन टू हुम पेमेंट इज टू बी मेड, दिस इज अ पर्सन हु रिसीव द मनी, कौन है पेई, कौन है पेई, वो पर्सन है जिसे क्या होगा, हु रिसीव द मनी, जिसे पैसे मिलेंगे, ठीक है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, द पर्सन टू हुम पेमेंट इज टू बी मेड, दिस इज ए पर्सन हु रिसीव द मनी, यानी कि जिसे पैसे मिलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में लिखा गए नोट्स हैं, कुछ मुश्किल नहीं है। मैं दोबारा से हाईलाइट कर देता हूं, कहां गया हमारा हाईलाइटर, ये रहा हमारा हाईलाइटर, लिख देता हूं, हु रिसीव द मनी। क्लियर, जैसे क्या हुआ कि भाई मैंने कुछ बिल ऑफ एक्सचेंज मैंने दिया था बदले में, उसके बदले मुझे क्या रिसीव हुआ, बिल रिसीव हुआ, तो क्या है, उसे पेमेंट रिसीव होगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना बिना एग्जाम्पल से क्लियर नहीं हो सकता। ऐसे मान लीजिए क्या था कि भाई दो पर्सन थे, एक का नाम क्या था, ब्लैक पेन लेंगे, अच्छा लगता है ब्लैक, ठीक है, एक था हमारा ए और एक था हमारा बी, ठीक है। अब ए और बी के बीच में बात करते हैं। बी ने क्या करा, बी ने ए से बोला कि भाई साहब ऐसा है, मुझे कुछ गुड्स की डिलीवरी, गुड्स गुड्स मुझे बाई करना है, यानी कि आप मुझे गुड्स सेल कर दीजिए। इसने क्या करा, गुड्स को सेल कर दिया। जब सेल करा तो किसके पास पहुंचा, वो गुड्स कहाँ पे पहुंचेगा, गुड्स डिलीवर होगा किसे, बी को। बी कौन है, बी है हमारा बायर, ठीक है, इतना सिंपल है। लेकिन बी के पास क्या इशू था, बी ने कहा भाई साहब मुझ पे पैसे नहीं है, क्या नहीं है, अमाउंट पे नहीं कर सकता मैं भी आपको। अब आप खुद सोचिए, बिना अमाउंट के तो भाई ये सेल नहीं करेगा ना। तो इसने क्या बोला कि ठीक है भाई पैसे नहीं है ना, तो क्या करिए आप क्या करेंगे, आप एक बिल मुझे रिटर्न में दे दीजिए, ये एक बिल, बिल सिग्नेचर करके दे देगा, ठीक है, बिल सिग्नेचर करके देगा। तो बिल की अब बिल से फायदा क्या है कि भाई 3 महीने या फिर जो भी डेट डली होगी, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, जो भी डेट डलेगी उस डेट के बाद बी को ये पेमेंट करने पड़ेगी, ठीक है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, एक तरह का पीस ऑफ पेपर है, क्या है, पीस ऑफ पेपर है, जिसको बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं, एंडोर्स करके पेमेंट ले सकते हैं। देखिए एंडोर्स, ये का
अभी बताएंगे होता क्या है, अभी पता पड़ जाएगा आपको। ठीक है, ए और बी। अब नॉर्मली आप देखिए ए कौन है, दोबारा कलर चेंज करते हैं ताकि, क्योंकि 3-4 कलर हो गए ना, ग्रीन कलर देते हैं। ठीक है, अब ए, कोई पूछे भाई पेई कौन है, तो पेई कौन हुआ हमारा, ए हो गया। बेचारा कौन है, हु रिसीव द मनी। अब पैसे किसे रिसीव होंगे, ए को रिसीव होंगे। ठीक है, पेई। क्लियर है, पेई। अब आते हैं आगे, कलर दोबारा चेंज कर लेते हैं एक बार। ठीक है, हु इज असेंशियल इन हिज ओन नेम टू द पोसेशन ऑफ द प्रोनोट। प्रोनोट, नोट क्या है भाई, जो रिटर्न में लिख के दिया वो कहलाता है। ही मे बी अदर टू बी पेइंग सम अदर पर्सन टू whom he may be endorse the note। नॉर्मली क्या है कि इसे पेई भी बोलते हैं, और यही पर्सन होता है जो क्या करता है, एंडोर्स करता है। whom he may endorse the note। इन एंडोर्स करना, एंडोर्स माने कैश में कन्वर्ट करना, कन्वर्ट करना, कैश में कन्वर्ट होता है ना। अब कैसे, मान लीजिए कि भाई अब कितना महीने का था, सेम एग्जांपल ए और बी, ये कौन था हमारा सेलर, ये कौन था बायर था, और कितना 3 मंथ का, 3 मंथ, 3 मंथ के लिए लिखा गया था। ठीक है, यानी कि मान लीजिए कि भाई अगर 1 जनवरी को 1 जन को लिखा गया, 1 जन को चेक लिखा गया, मतलब बिल लिखा गया, और क्या हुआ 31 मार्च को 3 महीने पूरे हो गए। अब 31 मार्च को 3 महीने पूरे हो गए, 3 दिन दे दिए ग्रेस पीरियड के। होता है ग्रेस पीरियड, बता दूंगा आपको, आपने पढ़ा भी होगा 11th क्लास में। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंट में पढ़ा होगा आपने। 3 दिन और बीत गए, यानी कि 4 अप्रैल आ गई। 4 अप्रैल को पैसे की जरूरत है, तो ए क्या करेगा, ए जाके क्या कर सकता है, ए के पास 2 ऑप्शन है, या तो बी को बिल कहेगा भाई साहब वापस पैसे दो, या फिर ए क्या करेगा, बैंक पहुंच जाएगा। कहां पहुंच जाएगा, बैंक पे चला जाएगा, और बैंक जाके क्या करेगा, डिस्काउंट करवा लेगा उसको। डिस्काउंट क्या होता है बता देता हूं आपको। आप कहेंगे सर डिस्काउंट क्या है, इंडोर्स तो आपने बताया, डिस्काउंट क्या होता है, और बैंक जाके डिस्काउंट क्यों कराएगा। देखिए सिंपल सी बात है कि अब ये कहां पहुंचा, अब ये पहुंच गया बैंक में, और जैसे ही बैंक में पहुंचेगा, बैंक से कहेगा कि भाई की मैनेजर सर, मेरे पास ने बिल ऑफ प्रॉमिसरी नोट रखा है, मुझ पे अभी पैसे नहीं है और मुझे बहुत ज्यादा नीड है। ठीक है, जब नीड है तो क्या करिए, आप इस बिल को रख लीजिए और बदले में मुझे पैसे दे दीजिए। मान लीजिए बिल था आपका 10,000 रुपए का, कितने का, 10,000 रुपए का बिल था आपका, लेकिन बिल माने बिल ऑफ एक्सचेंज। बैंक कहेगा कि भाई साहब 10% काट के लेंगे, हम 10% डिस्काउंट पे आपको इशू करेंगे। कितना, 10% डिस्काउंट पे, यानी कि कितने में, 9,000 रुपए पे करेगा ए को। ठीक है, ए को कितने पे करेगा, 9,000 रुपए पे करेगा ए को। तो ये जो टर्म हो गई ना, इसमें डिस्काउंट पे करा, इसे कहते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट करना होगा कैश में ही कन्वर्ट, लेकिन डिस्काउंट पे इशू हुआ, इसीलिए इस टर्म को कहते हैं डिस्काउंट करना। क्लियर है, याद रहेगा, सिंपल सी चीज है। पार्टीज बतानी थी आपको, पार्टीज टू ए प्रॉमिसरी नोट जो बनाती है, कौन कौन सी पार्टी होती है, कौन कौन सी है, मेकर है, पे या होल्डर है। हाँ, होल्डर की बात करते हैं। होल्डर कौन है, होल्डर वो पर्सन है जिसके पास क्या है, नॉर्मली बिल जिसने अपने पास रख रखा है, बेरर जो कहलाता है वो होल्डर कहलाता है। क्लियर है, सिंपल सी बात है। ठीक है, इंडोर्सर कौन होता है, इधर हमने पढ़ा ना इंडोर्स, इंडोर्स पढ़ा हमने। अब इंडोर्स पढ़ा तो होता कौन है इंडोर्सर, इंडोर्सर की बात करते हैं। इंडोर्सर द पर्सन हु ट्रांसफर द बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट इन फेवर ऑफ द अदर पर्सन। इंडोर्सर कौन है, जो क्या करता है, ट्रांसफर करता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे। दोबारा से बोलूं, द पर्सन हु ट्रांसफर द बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट इन फेवर ऑफ द अदर पर्सन, यानी क्या करता है, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर करता है उसे कहते हैं इंडोर्सर। जैसे मैंने बताया, ए हो गया हमारे पास, बी हो गया, ए ने एक बिल लिखा, बी ने सिग्नेचर करे करके ए के पास आ गया। अब ए कौन है, ए हमारा पेई है, पेई है। अब मान लीजिए ए को पैसे की जरूरत है और वो बैंक नहीं जाता, बैंक ना जाके किसके पास चला जाता है, सी के पास चला जाता है, और सी को क्या करता है, सी को बिल दे देता है, बदले में सी से पैसे ले लेता है। तो उस केस में ए कौन बन गया, ए बन गया हमारा एंडोर्सर। कौन बन गया, एंडोर्सर बन गया, ए एंडोर्सर बन गया। क्लियर, याद रहेगा। देखिए यही पेई है, यही इंडोर्सी है। अगर ये किसी को ट्रांसफर करेगा तो ये इंडोर्सी है, इंडोर्सर है। अगर ट्रांसफर नहीं करेगा तो क्या कहलाएगा, पेई। ऐसे मान लीजिए कि, मान लीजिए कि भाई मेरी हो गई शादी, आपको ये पूछे भाई मैं कौन हूं, तो देखा जाए मेरी वाइफ के अकॉर्डिंग मैं कौन हूं, ऐसे नहीं, ऐसे मेरी मॉम के लिए कौन था मैं, मॉम के लिए उनका एक सन हूं, उनका लड़का हूं।
उनका सन बेटा हूं नॉर्मली, ठीक है। अब मेरी होगी शादी, तो मैं अपनी वाइफ के लिए कौन बन गया, मैं कौन हूं, हस्बैंड बन गया उसका, ठीक है। तो जैसे सी आया, सी के आते क्या हो गया, मेरा नाम चेंज हो गया, एंडोर्सर हो गया, ठीक है। जब तक सी नहीं था तो क्या था, पे ही था मैं, क्लियर है। क्योंकि देखो मॉम के लिए तो बेटा हूं, ऑफकोर्स बेटा रहूंगा, लेकिन क्या वाइफ भी मुझे बेटा बोलेगी, नहीं बोलेगी ना। हाँ, आजकल के देखा है मैंने, जो चलता है वो एक अलग चीज है, कहते हैं कि बेटा मेरा बाबू मेरा सोना मोना। देखो भैया अपने से तो नहीं होता ऐसा, तो अपना तो हस्बैंड ही कहलाना और कुछ तो कहलाना नहीं है, ठीक है। और फिलहाल में वो भी नहीं, बेकार की चीजें हैं, मोह माया रखी है, पढ़ो अपने सपने पूरे करो, आगे बढ़ो, कुछ नहीं रखा है इन सब चीजों में, सब मोह माया है, ठीक है। समझ में आ गया ना, याद आ गया ना, एकदम फिक्स रहेगा, दिमाग में फिट रहेगा। कुछ ना रहे तो भैया ये वाले याद कर लेना जो मैंने बोला आप लोगों से, कौन सा, हस्बैंड का और सन वाला, बेसिक सा है, काफी सिंपल सा। अब आते हैं लास्ट पे, इंडोर्सी। इंडोर्सी क्या है, द पर्सन टू हुम द बिल ऑफ एक्सचेंज, द पर्सन टू हुम द बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट इज इंडोर्स इज कॉल्ड द इंडोर्सी। अब देखिए मैंने क्या बताया, ए बी सी, ए ने जैसे सी को ट्रांसफर करा, ये कौन कहलाया हमारा, एंडोर्सर कहलाया, क्लियर। अब सी क्या करेगा, सी जाके क्या करवाता है, इसे इंडोर्स कर लेता है। जब इंडोर्स कौन होता है, बेटा बाहर से आवाज आ रही तो इग्नोर कर देना। इंडोर्स यानी कैश करवा लेना, किससे कैश कराएगा, बी से जाएगा कि भाई साहब, बी से बोलेगा भाई साहब पैसे दे दो, जब वो कैश करवा लेगा तो उसे क्या बोलेंगे, इंडोर्सी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इंडोर्सी, याद रहेगा। सी कौन कहलाएगा, सी हमारा कहलाएगा इंडोर्सी, क्लियर है। बेसिक था, काफी सिंपल था, नाम याद रखना, पूछ लेगा। बिल ऑफ एक्सचेंज में बस इतना ही था, सिंपल सी चीज है। डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है। 1 मिनट जरा देख लेते हैं कितनी बड़ी वीडियो हो गई, क्योंकि ज्यादा लंबी हुई तब भी आपको इश्यू हो जाएगा। 1 मिनट जरा देख लेता हूं मैं, 32 मिनट की वीडियो हो गई है। देखते हैं, 32 मिनट की हो गई ना। ऐसा करते हैं यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ना, काफी आसान है बिल ऑफ एक्सचेंज, और चेक का, चेक तो ऐसी चीज है, देखो इतने में खत्म है, तो अगली क्लास के लिए कुछ नहीं बचेगा हमारे पास, ठीक है। तो अगली क्लास में करेंगे, जो कि मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हो सकता है थोड़ी देर में आपको मिल ही जाए वो वीडियो, ठीक है। तो आपका अभी के लिए कितना, अभी के लिए बस इतना ही काफी है। पढ़िए समझिए बिल ऑफ एक्सचेंज, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करिए, और वीडियो को प्रिपेयर रहिए, बार बार पढ़ते रहिए, वीडियो को रिकॉर्डिंग जो वीडियो है आपको मिल रही है उन्हें रिवाइज करते रहिए, बार बार प्ले करते रहिए, अपने नोट्स बनाते रहिए और पढ़ते रहिए। क्यों, क्योंकि देखिए एग्जाम मई में होने वाले हैं, ज्यादा टाइम नहीं रह गया, फरवरी मार्च अप्रैल में 3 महीने बीच में, प्रॉपर 3 महीने हैं अगर आपसे बात करते हैं तो, ठीक है। कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, बाय।